नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं आज की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। बूंद बूंद पानी की कीमत इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई समझ रहा है और कोई तरस रहा है तो वो है दिल्ली वाले। दिल्ली में 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, 28 लाख लोगों को एक एक दिन में एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। ब्लेम गेम जारी है, लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं। लोगों के पास पानी क्यों नहीं है? और वो पानी इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली में जो सरकार है वो 10 साल से सिर्फ और सिर्फ वादे करती रही, आने से पहले भी, सत्ता में आने के बाद भी। और अब दिल्ली की जल मंत्री जो है आतिशी, वो ये कह रही हैं कि वो पानी देने में पूरी तरह से असमर्थ है, इसलिए वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर कल से धरने पर बैठेंगी। धरने पर बैठने के बाद किस तरह से पानी मिलेगा, ऐसा कोई प्लान उनके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना पल्ला पूरी तरह से झाड़ लिया है। शर्म की और दुख की बात यह है कि दिल्ली का जो सफदरजंग अस्पताल है वहां पर पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आने की वजह से 5 सर्जरी, जो कि किसी के जीवन मरण का मामला था, वो सर्जरियां टालनी पड़ गई हैं। यही हाल कई और अस्पतालों का भी है। दिल्ली में बच्चों के पास पीने का पानी नहीं है। टैंकर माफिया इस हद तक पूरी दिल्ली में छाया हुआ है, जिसको लेकर पहले अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो टैंकर माफिया खत्म कर देंगे, राजनीति बदल देंगे। लेकिन अब वही टैंकर माफिया जो पहले 500 रुपए में एक टैंकर पहुंचाता था, अब 2000 रुपए में पहुंचा रहा है। और जैसे ही टैंकर पहुंचता है वहां पर पानी के लिए हाहाकार तो मची ही होती है, उसके पीछे लोग भागने लग जाते हैं। इस तरीके की जो सिचुएशन है उससे दिल्ली पूरी तरीके से जूझ रही है, लेकिन सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या जब सरकार कुछ नहीं कर पा रही तो दिल्ली में राष्ट्रपति का शासन लगा दिया जाए? एक सवाल तो यह है। दूसरी सवाल यह खड़ा होता है कि अगर सरकार के हाथ में कुछ है ही नहीं तो इतने सारे वादे करके वोट लेने की कोशिश क्यों थी? और तीसरा सवाल यह खड़ा होता है कि जब धरना कुमार, यानी जिनको अरविंद केजरीवाल धरना कुमार के नाम से भी वो जाने जाते हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाए धरने कर करके, क्योंकि उन्होंने भी हर काम से पल्ला झाड़ लिया था। मेजॉरिटी सरकार में होने के बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते रहे थे। तो क्या अब उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के बाद आतिशी सिर्फ धरना देकर, अनशन देकर दिल्ली वालों की प्यास बुझा पाएंगी? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? इस सब पर बात करेंगे, लेकिन इस सब के बीच एक गंभीर सवाल जो खड़ा हुआ है वो ये कि जो आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली में वोट बैंक की राजनीति के तहत तुष्टीकरण करते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार कुछ खास इलाकों में पानी दे रही है, और वो इलाके जो हैं वो हैं जहां से आम आदमी पार्टी को वोट मिलता रहा है। अल्पसंख्यकों के वो इलाके हैं, और पॉश इलाकों से, लुटियंस दिल्ली से वो पानी काट कर सीलमपुर, वजीराबाद, इन सब इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। इस पर भी जरा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं, बयान दिखाते हैं और फिर चर्चा करेंगे। दिल्ली के अंदर पानी की कमी नहीं है। Delhi produces 840 million gallons of water every day. So हमने जांच करने पे पता चला that there is a huge mafia that is operating in Delhi. That is called tanker mafia. There are 1,500 water tanker companies operating in Delhi. So it's a 1,000 crore business of tanker mafia that is going on. And who owns these 1,500 companies? It's all MLAs from all political parties. अगर दिल्ली में 28 लाख से ज़्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। आतिशी ने जो कल पत्र लिखा है उसका जवाब उन्होंने आतिशी को भेजा है, ये उनके सिग्नेचर है, जिसमें वो पूरा बता रहे हैं, एक एक मीटिंग का हवाला देके बता रहे हैं, और साथ में ये कह रहे हैं कि आतिशी आप झूठ बोल रही हैं, लगातार झूठ बोल रही हैं। हरियाणा तयशुदा सीमा से अधिक पानी आपको देगा। कोई आपसे अतिरिक्त मदद नहीं मांग रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे हिस्से से ज्यादा पानी आप हमको दीजिए। हम कह रहे हैं 100 MGD पानी जो दिल्ली के लोगों का हक है, अधिकार है, लिखा पढ़ी में है, जो हमको मिलना चाहिए, जो वर्षों से मिलता रहा है, वो आप क्यों रोक? दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार
पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को धर्म के आधार पर कर रही है। मौजपुर का, जमुना विहार का, भजनपुरा का, गोकलपुरी का पानी सीलमपुर के लोगों को दिया जा रहा है। हिमाचल दिल्ली को पानी देना चाहता है, हरियाणा देने नहीं दे रहा। हरियाणा कौन होता है? हरियाणा में भाजपा की सरकार है। प्रधानमंत्री बोले हरियाणा को कि वो पानी दे, इसमें क्या दिक्कत है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ जैसे कि शराब माफिया के लिए काम कर रही थी, अब आब माफिया, पानी के माफिया, टैंकर माफिया के लिए काम कर रही है। तो जब तक इस देश की राजनीति साफ नहीं की जाएगी, तब तक आपके घर में पानी नहीं आने वाला। तो अरविंद केजरीवाल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये जो हमने आपको बयान दिखाया ये अभी का बयान नहीं है, बल्कि तब का है जब वो आंदोलन किया करते थे और बड़े बड़े वादे किया करते थे, हर किसी को कटघरे में खड़ा करते थे, कांग्रेस पर सवार थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। ये जो टोपी है, अब तो वो टोपी भी खैर दिखाई नहीं देती है, हम हैं आम आदमी, लेकिन तब उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए थे टैंकर माफिया को खत्म करने के, राजनीति बदलने के। दिल्ली सरकार जो कि उस वक्त शीला दीक्षित की सरकार थी, उनको उन्होंने पानी नहीं पहुंचाने को लेकर के किस तरह से कटघरे में खड़ा किया था। तो ये तमाम सवाल खड़े हुए थे, इसीलिए हमारा फर्ज बनता था कि जरा अरविंद केजरीवाल, क्योंकि हम उनके नेताओं से अगर बात करेंगे तो उन बयानों पर भी बात करना जरूरी हो जाएगा। चलिए, बेहद ही खास मेहमान वहां से जुड़ गए हैं, मैं परिचय अपने खास मेहमानों का आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी मौजूद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में अकील खान जी मौजूद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ में आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी हैं। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी मौजूद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही हमारे साथ हरनाम सिंह जी मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मैं अकील खान जी आप ही से शुरुआत करना चाहूँगी। पहले तो ये जो बड़ा आरोप लगाया है, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, इन सब के चक्कर में दिल्ली की जनता का पानी क्यों लूटा जा रहा है? सीलमपुर, वजीराबाद, इन तमाम एरियाज में पानी पहुंचाने के लिए किसी के साथ कटौती, किसी के साथ प्यार, ये सब क्यों? मैडम एक बार बताइए, मोदी जी प्रधानमंत्री किस कंट्री के हैं? पाकिस्तान के हैं क्या? आप बताइए, इतनी कृषि हो रही है पूरे देश के अंदर, राजस्थान से लेकर के सब जगह पानी की कृषि हो रही है। मोदी जी कश्मीर की वादियों में एंजॉय कर रहे हैं सरकारी खर्चे पर। आप बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? देने गए अकील खान जी, कोई जिम्मेदारी है? कश्मीर को सौगात देने गए हैं, कश्मीर सौगात देने गए हैं अपने फादर के गोल्ड से, अरे अपने फादर का गोल्ड लेकर के। हमारे टैक्स का पैसा है वो मैडम, हमारे टैक्स का पैसा। मोदी कोई अथॉरिटी नहीं है वहां पर जाकर के सौगातें दे। देश की जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है वो। मोदी का कोई एक नया पैसा नहीं है। 60-60 लाख का छूट पहनते हैं, हमारे पैसों से पहनते हैं। और ये दिल्ली और देश के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, उसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी को दे दिया है वर्डिक्ट देश की जनता ने कि यू आर गॉन। लेकिन ईवीएम को मैनेज करके उन्होंने 50-60 सीटें एक्स्ट्रा करवा करके अपना किसी तरह से जो है ना सत्ता को काबिज किया हुआ है। मोदी जी डिजर्व ही नहीं करते प्राइम मिनिस्टर। और ये इस तरह से जो देश के अंदर कृषि हो रहा है, इज ड्राइविंग स्टैटिस्टिक प्लीजर फॉर द कंट्री। देश के लोग प्यासे मर रहे हैं, गुस्से में हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मोदी जी के कानों में जू नहीं रह रही है। ये मोदी जी प्राइम, मैं यही पूछ रहा हूँ, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है? ये बताइए। कीजिए एक मिनट अकील खान जी, आपको मैंने म्यूट कर दिया है, अब आप कुछ बोलेंगे आपकी आवाज नहीं जाएगी। पहली बात, आपने जिस तरह से शुरुआत की, पहली बात देखिए, एक मिनट आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं जा रही, सिर्फ मैं सुन पा रही हूँ, दर्शक नहीं सुन पा रहे। अब दूसरी बात सुनिए, ये जो आपने बोला ना हमारे टैक्स का पैसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे कश्मीर चले गए, अपने शब्द सुन रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल आप सुन रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? बात नहीं बोल रहे हैं हम। प्रधानमंत्री देश के हैं, वो कश्मीर गए हैं, कश्मीर की जनता से, आवाम से मिल रहे हैं, वहां पर उनको सौगात दे रहे हैं करोड़ों की, वहां पर योजनाएं देने गए हैं। आप सुन रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? मैं जवाब दूं इसका। बेशर्मी की इंतहाएं पार कर देते हैं आप लोग, बेशर्मी की इंतहाएं पार कर चुके हैं आप लोग। 7 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, उन्हें जो है ना 5000। अरविंद केजरीवाल जेल में रह करके मंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री, उनको शर्म आ रही है नहीं आ रही है? इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करता है। बंगाल में जाकर के बंगाल का बंद कर दिया। अकील खान, दिल्ली में पानी क्यों नहीं आ रहा? दिल्ली में पानी क्यों नहीं आ रहा? अकील खान, दिल्ली में पानी क्यों नहीं आ रहा? लेके चलने के लिए दिल्ली में पानी
पानी क्यों नहीं आ रहा अकील खान? दिल्ली में पानी क्यों नहीं आ रहा? 140 करोड़ में दिल्ली में पानी क्यों नहीं आप लोग पहुंचा पा रहे हैं? ये बताइए, पंजाब आता है कि नहीं आता 140 करोड़ में? दिल्ली वालों को पानी क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं आप अकील खान? देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता मैं उन्हें। दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या इस्तीफा दे रहे हैं? और क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर, क्या दिल्ली की जल मंत्री इस्तीफा दे रही है? प्राइम मिनिस्टर है। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं? आप बताइए किसकी जिम्मेदारी? क्या दिल्ली सरकार सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे रही है अपनी गलती मानते हुए कि हम पानी नहीं पहुंचा सकते, हम फेल हो चुके हैं? क्या दिल्ली की सरकार फेल है पूरी तरह से? देश की जनता डिसाइड करेगी। आप मुझे डिसाइड कर दिया उन्होंने। क्या दिल्ली सरकार फेल हो चुकी है? प्राइम मिनिस्टर है और ये दिल्ली के सातों जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या दिल्ली की सरकार फेल है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक भी आकर के नहीं इस केसेस को सॉल्व करने की विजय शर्मा जी को फ्रेम में लेकर आइए। बात क्यों नहीं करते? ये बांसुरी जी थालियां बजा रही है विजय शर्मा जी घर में बैठकर रिकॉर्डिंग कमरे में बैठ करके ये बांसुरी क्या कर रही है? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली क्या कर रहा है? विजय शर्मा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां है? बताइए जरा। दो चीजें हैं। एक तो मैं अपने प्रोड्यूसर से जरा रिक्वेस्ट करूंगी, अगर इस तरह से नॉन स्टॉप अकील खान बोलेंगे तो ये शो नहीं, मैं इस शो में इस तरह से नहीं चलाती हूँ अकील खान। आप नॉन स्टॉप इस तरह से हमलावर होकर के बात करेंगे, इलॉजिकल बात करेंगे तो मैं आपको नई शो में बैठने नहीं दूंगी। नहीं, दिल्ली की जनता प्यासी मर रही जो है। सवाल पूछा जाए आप उस पर जवाब देंगे। चाहिए कि ये इस तरह से जो सवाल पूछा जाएगा आप उस पर बात करेंगे अकील खान। सॉल्यूशन ना निकालिए ना आपकी जिम्मेदारी। विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट डेटा आप बात नहीं करेंगे। मैं डेटा देता पहली हूं बात। एक चीज 94 में विजय शर्मा जी जवाब देंगे। चलिए सुनिए अब सुनिए, आप जवाब सुनिए। सुनिए अकील खान जी, आपके जैसे जो बेशरम और देशद्रोही लोग हैं ना, इनके कारण देश में ऐसा हुआ है। आप देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते हो, आप संविधान को नहीं मानते हो, आपको संविधान बीच में नहीं बोलेंगे अकील खान। अकील खान आप बीच में नहीं बोलेंगे। जो देश के प्रधानमंत्री संविधान से छूट गया है, संवैधानिक अकील खान को फ्रेम से हटाइए। को आप प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते हो, आपका आपकी बेशर्मी की निरंतरता की हद है। आप देश से माफी मांगिए। संवैधानिक पद पर बैठे आदमी को आप प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते हो, आपकी ये हैसियत है। आप आपकी सुरक्षा भाषा का यूज करते हो। आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानते हो, ठीक से चिल्लाते हो, आपके पास जवाब नहीं है। बेशर्मी से यहाँ बैठे हो। अकील खान, विजय जी मोदी जी अगर मोदी जी अकील खान जी आप किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। अकील खान आप किसी के बीच में नहीं बोलेंगे इस तरह से नॉन स्टॉप। आपके लिए शो होस्ट नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ आपके लिए ये शो होस्ट नहीं कर रही हूँ मैं। आप किसी के बीच में नहीं बोलेंगे इस तरह। अकील खान अपनी बारी में आप बोलेंगे, आप अपनी बारी में बोलेंगे। मुझे क्या बोलना पड़ेगा क्या नहीं वो मुझे पता। चलिए हमें सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर चलना है। नीट को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया उसका पलटवार सुधांशु त्रिवेदी कर रहे हैं। जरा हम बीजेपी हेडक्वार्टर चलते हैं, फिर वापस लौटते हैं इस शो पर। गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, उसको देखने के बाद मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि गंभीरता और समझदारी क्या कांग्रेस के चरित्र में ही नहीं है? चुनाव के उपरांत यदि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो हम लोगों के मन में यह विचार था कि शायद वो जो उन्होंने गारंटी कार्ड्स दिए थे, अब अनेक राज्यों में उनकी सरकारें हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो सिर्फ विपक्ष में नहीं है, अनेक राज्यों में सत्ता में है और कई राज्यों में बहुत प्रबल और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है। तो उनमें क्या वो करने जा रहे हैं या करना प्रारंभ कर दिया, उसके बारे में बताएंगे। वो हजारों माताएं और बहनें जो कि इनके उस गारंटी कार्ड के छलावे में आकर ठगी गई और उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक के वह चित्र दिखे, कम से कम उनके प्रति कुछ संवेदना व्यक्त करेंगे, कुछ कहेंगे कि खटाखट कुछ उनके अकाउंट में आने वाला है। 8,500 नहीं, कुछ 6,500 ही देने की बात करेंगे। उसका ऐसा कोई उत्तर नहीं दिखा। शायद वो ये बताएंगे कि अपने अपने राज्यों में क्या वो डीजल और पेट्रोल प्रोडक्ट्स के दाम कम करने जा रहे हैं। इसके विपरीत कर्नाटक में दाम बढ़ते हुए दिखाई पड़े। और तो और
इस प्रकार के समाचार भी आए कि कैसे कौन कौन सी कंसल्टिंग कंपनियों को करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे कि किस ढंग से ये सो कॉल्ड गारंटी कार्ड्स जो हैं इनका उपयोग किया जा सके जनता के बीच में प्रचार या यूं कहें भ्रम फैलाने के लिए। ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि महोदय, अब आप और आपका इंडी गठबंधन जो अनेक राज्यों में सत्ता में है, कम से कम अब जिम्मेदारी के रूप में कोई सरकार की तरफ से कार्य के बारे में बताएगा या नहीं? उसके विपरीत हमें इस विषय को लेकर कष्ट हुआ कि नीट परीक्षा के मुद्दे के ऊपर जब सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, संवेदनशील है, सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के मन में संवेदनशीलता भी है और सारी परिस्थितियों के ऊपर गहराई से नजर रखने की सतर्कता भी है। और इसमें जो जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई में कठोरता भी होगी। परंतु यह विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो सरकार अपने उस संवैधानिक दायित्व को भी भली भांति समझती है कि जो जो न्यायालय का निर्देश होगा उसके अनुसार जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी वह सरकार करने के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध है। परंतु यदि विपक्ष के नेता के रूप में कोई ऐसे लोग, राहुल गांधी जी आकर कहें, जिसे अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो थर्ड डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो यह साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में 1.5 दर्जन के लगभग पेपर लीक के मामले हुए थे। श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था, और इतना ही नहीं, आप सबको ध्यान होगा वहां के मुख्यमंत्री जी तो एक बार इस विषय के ऊपर व्यंग और कटाक्ष के लहजे में बोल दिए थे, नहीं मुझे सब कुछ पता लग जाता है, मैं तो जादूगर हूं। इस प्रकार के बयानों के बारे में, असंवेदनशील बयानों के बारे में भी कोई टिप्पणी न करना बहुत दुखद नजर आता है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी से कहना चाहेंगे कि अब चुनाव समाप्त हो गए हैं, अब आप जहां सरकार में हैं जिम्मेदारी निभाइए और बताइए कि केंद्र की सत्ता आपको नहीं मिली है, राज्य की जहां सत्ता मिली है आप अपनी अपनी सो कॉल्ड गारंटी में क्या पूरा करने जा रहे हैं। और इस विषय के ऊपर जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अपने को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा साबित करने का प्रयास मत करिए। सरकार की तरफ से हम जब पुनः इस विषय को रेखांकित करना चाहते हैं कि हम पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ, एक भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और सभी छात्रों को समुचित न्याय भी सुनिश्चित करेंगे। अब हमारे सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता श्री शहजाद पूनावाला जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद सुधांशु जी। मित्रों, आज मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से आपसे कुछ बातें नहीं रखना चाहता हूं, बल्कि जो लाखों अभ्यर्थी एस्पिरेंट्स हैं और उनके मन में उत्पन्न होने वाले कई सारे जायज सवाल और प्रश्न चिन्ह हैं, उन्हें प्रकट करते हुए मैं अपनी कुछ बातें बड़ी ईमानदारी से आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे हमारे देश में एक ऐसी भी प्रथा है कि 55-56 साल के व्यक्ति को भी चिर युवा माना जाता है, परंतु मैं तो उम्र से 35 साल का हूं
और ये एग्जाम देना, शिक्षा में प्रतिभाग लेना, एग्जाम का स्ट्रेस और टॉप भी करना, ये सारी चीजें मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रही भी है और बहुत हाल ही तक ये हिस्सा रही है। इसीलिए ये कोई मेरे लिए कागज थमाकर बोलने वाला विषय नहीं है, बल्कि मैं आपके सामने जो भी बातें रखना चाहता हूं वो बातें मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। मुझे याद आता है कि जब हम लोग एग्जामिनेशन देने जाते थे, जिन वर्षों में मैं विद्यार्थी के रूप में जाता था, उस समय यूपीए की सरकार थी, तो पहली बार हमने सुना कि सीए का पेपर लीक हुआ, पहली बार हमने सुना कि बीएड का पेपर लीक हुआ, पहली बार हमने 2006 में देखा एम्स का पेपर लीक हुआ, पहली बार हमने देखा 2009 में लॉ का पेपर लीक हुआ, पहली बार 2011 में AIEEE का पेपर लीक हुआ। ये हर साल पेपर लीक होने की जो प्रथा चलती थी और अनेकों स्ट्रीम्स की, वहां से हटकर आज हम ऐसी व्यवस्था में आए 2014, 15, 16 के बाद, जहां पर मल्टीपल एजेंसीज मल्टीपल पेपर जहां कराती थी, बड़े विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, उसको स्ट्रीमलाइन करके एक प्रयास किया गया कि जो एग्जामिनेशंस है वो स्ट्रीमलाइन तरीके से हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। पिछले वर्ष भी 1,30,00,000 स्टूडेंट्स ने अलग अलग परीक्षाएं दी हैं। इस वर्ष भी 80 लाख स्टूडेंट्स लगभग ने अलग अलग परीक्षाएं दी हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से सरकार के अनेकों प्रयासों से, ईमानदार प्रयासों से एक्सेस टू एग्जामिनेशन बढ़ा है, क्योंकि रूरल सेंटर्स खोले गए, सेमी अर्बन एरिया में सेंटर खोले गए, गांव तक एग्जामिनेशन देने की व्यवस्था बने। ये प्रयास लगातार किया गया है, क्योंकि एग्जामिनेशन देना कुछ शहरों तक का मामला नहीं हो सकता, गांव और सेमी अर्बन एरियाज में भी यह व्यवस्था होनी चाहिए। 13 भाषाओं में पहली बार परीक्षाएं होने लगी है, ताकि केवल 1 या 2 भाषाओं में सीमित ना रह जाए, बाकी की भाषा बोलने वाले बच्चे भी इसमें प्रतिभाग ले सके। आज उन बच्चों से भी आपको पूछना चाहिए कि वो कितना, मुझे लगता है, संतुष्ट महसूस करते हैं कि आज वो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया डेमोक्रेटाइज हुई है, वो प्रक्रिया जो है एक्सेसिबल हुई है। यह भी एक अनुभव है। 26% महिलाओं का पार्टिसिपेशन इन एग्जामिनेशंस में बढ़ा है, यह भी एक अनुभव है। सिलेबस को रैशनलाइज किया गया है ताकि एग्जामिनेशंस आसान हो, ताकि कोचिंग क्लासेस की आवश्यकता ना पड़े, और ताकि सभी व्यक्तियों को जो कोचिंग अफोर्ड ना भी कर सके वो भी एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सके। यह भी एक प्रयास किया गया है, और एग्जामिनेशन स्ट्रेस ना बढ़े। मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं? मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन सिस्टम पहले जो बहुत ही कम लोगों तक सीमित था, आज उसका दायरा बढ़ाकर उसे डेमोक्रेटाइज करने की पूरी ईमानदार कोशिश की गई है। फिर भी जैसे मेरे वरिष्ठ साथी ने कहा है, बड़े विनम्रता से मैं स्वीकारता हूं, 24 लाख बच्चे अगर किसी एग्जाम में बैठते हैं, 4, 5, 6 सेंटर में कहीं पर कुछ अनियमितताएं होती है, उस पर सरकार पूर्ण तरीके से संज्ञान भी लेती है, उस पर जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती है कार्रवाई भी करती है। और ये सरकार का और हमारी पार्टी का ये आश्वासन है आप सभी लोगों को कि जिसने भी अगर कोई भी गलती की होगी तो उसको तो उसका सजा मिलेगी ही, उसको उसका दंड मिलेगा ही अवश्य। आपने देखा होगा कि कल भी प्रोएक्टिवली जब सरकार को पता चला कि नेट के एग्जामिनेशन में कुछ विसंगतियां हो सकती है, तो उसको तुरंत तरीके से रद्द करके सीबीआई तक उसकी जांच को सौंप दिया गया। अब मैं आज पूछना चाहता हूं कि जब इस प्रकार से व्यवस्थाएं लगातार बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ रही है, तब राहुल गांधी आकर इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर, शिक्षा जैसे मुद्दे पर ओछी सियासत करते। मैं तो यूं कहूंगा कि राहुल गांधी प्रतीक है, उनका कल जन्मदिन था, ये वो प्रतीक बन चुके हैं कि केवल उम्र बढ़ने से विवेक का विस्तार नहीं होता। और यदि ऐसा होता तो राहुल गांधी ऐसी गंभीर विषय पर, चाहे तीसरी बार वो फेल हुए चुनाव में, वैसे मैं तो पास हुआ, लाखों अभ्यर्थी भी पास हो रहे हैं, वो तीसरी बार फेल हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो मध्य प्रदेश और गुजरात के युवाओं को गालियां बकेंगे। आपने उनका स्टेटमेंट देखा होगा, उन्होंने कहा कि गुजरात और मध्य प्रदेश एपिसेंटर है। आपको अगर किसी एग्जामिनेशन में कोई कमी लगती है राहुल जी, आप सांसद हैं, आप वरिष्ठ हैं आपकी पार्टी के,
तो आप उस एग्जामिनेशन की खामियां निकालिए ना। पर उस खामी को निकालते निकालते या मोदी के खिलाफ आपकी कोई वैमनस्य होगी, मानसिक आपका कोई विरोध होगा, तो आप मध्य प्रदेश और गुजरात के युवाओं पर इतना बड़ा कुठाराघात करते हैं कि एपिसेंटर है, मतलब वहां पर कोई भी एग्जामिनेशन ठीक नहीं होती। आप सोचिए कि पूरे देश में जब हमारे मध्य प्रदेश और गुजरात के युवा किसी भी हिस्से में जाएंगे तो लोग तो उनको बोलेंगे तुमने तो एग्जाम ऐसे ही पास कर ली होगी चीटिंग करके, तुम तो वो पेपर लीक वाले स्टेट से आ गए ना। और अगर एपिसेंटर किसी को बनाना है पेपर लीक का, तो बड़े ही स्पष्टता से कहूंगा कि ये पेपर लीक की पूरे देश में अगर कोई जननी है तो वो कांग्रेस पार्टी और उसकी राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार थी। राहुल गांधी जी, आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे ना। भारत जोड़ो यात्रा में जो राजस्थान में 20 पेपर लीक हुए इनके शासनकाल में, 20, और उन 20 पेपर्स के लीक करने के पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते थे। मैं बड़े गंभीरता से कह रहा हूं, मैंने राजस्थान में बहुत काम किया है, राजस्थान चुनाव देखे, राजस्थान के हर एक पत्रकार को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। राजस्थान में जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड था सुरेश ढाका, उसके वकील के रूप में कौन गया था? राहुल गांधी जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं नहीं पूछता, आज ये मुद्दा बच्चों की शिक्षा को लेकर था, इसमें सियासत नहीं आनी चाहिए थी, पर क्योंकि आपने मध्य प्रदेश, आपने गुजरात, आपने अनेकों प्रदेशों के युवाओं को अपमानित किया, तो आज मैं उन युवाओं की ओर से सवाल पूछ रहा हूं, सुरेश ढाका का लॉयर बनकर कौन गया था? पेपर लीक के मास्टरमाइंड को राजस्थान में कौन संरक्षण दे रहा था? यह तो आपके कुछ साथी आपके पार्टी के ही बता पाएंगे। और मुझे लगा कि कम से कम आज जब राहुल गांधी जी प्रेस वार्ता करने आएंगे तो कम से कम इस बात पर स्पष्टीकरण देंगे कि उनकी बहन जो उनकी सीट पर लड़ने जा रही है वो झूठ फैलाने पर इतनी आतुर क्यों है। 10 जून को प्रियंका वाड्रा जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें कि अभ्यर्थी के रूप में आयुषी पटेल को दिखाया गया था, जिन्होंने कहा कि हमारी ओएमआर शीट को फाड़ दिया गया है, हमारे 725 मार्क्स आए हैं, परंतु ये जो लोग हैं हमें मार्क्स नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो को बनवाया गया और कांग्रेस पार्टी और उसकी जमात और इकोसिस्टम ने इसको वायरल कर दिया। यह क्यों किया गया उस समय तो समझ में नहीं आया, पर पिछले 2 दिन की घटनाक्रम से अब समझ में आ रहा है। कल मित्रों आपको शायद पता चला होगा, और मैं बड़े गंभीरता से कह रहा हूं, कल हाईकोर्ट ने आयुषी पटेल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आयुषी पटेल ने जो दावे किए थे वो सारे दावे झूठे ही थे, परंतु जो कोर्ट में दस्तावेज भी सबमिट किए गए थे वो भी फर्जी और फर्जीवाड़ा के तहत किए गए थे। तो इसीलिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, और उनके साथ जिन्होंने भी इस झूठ को फैलाया है उस पर यह कानूनी कार्रवाई करने के लिए तमाम एजेंसी स्वतंत्र है। पर समझ नहीं आ रहा था कि यह झूठ फैलाने का मकसद क्या हो सकता है प्रियंका वाड्रा का। यह प्रायोजित वीडियो बनाना एक व्यक्ति से जिसने 3 साल पहले कहा था कि मैंने कोविड का वैक्सीन निकाला है, मेरे पास कोविड वैक्सीन का फॉर्मूला है, यह मेरे समझ में नहीं आया। और फिर कल जैसे ही समाचार पत्रों ने यह दिखाने की शुरुआत की कि जो नीट में जो पूरी बातें निकल कर आ रही है बिहार से, उसमें तो आरजेडी का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें तो आरजेडी का बहुत बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी है। और तब समझ में आया कि आरजेडी के जो ये तार लगातार नीट की विसंगतियों के साथ जुड़ते जा रहे हैं, उससे ध्यान स्ट्रेटेजिकली भटकाने का और फिर किसी तरीके से अन्य एजेंसीज या केंद्र सरकार पर इसका पूरा ठीकरा फोड़ने का यह सुनियोजित ढंग से किया हुआ षड्यंत्र था। आज क्या सामने निकल कर आया है? आज सामने निकल कर यह आया है कि तेजस्वी यादव, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनके सचिव प्रीतम वो व्यक्ति है जिनके रिश्तेदार है जो पूरे नीट के इन विसंगतियों के मास्टरमाइंड है, और उनका नाम है सिकंदर यादवेंदु। सिकंदर यादवेंदु नाम याद रखिए। ये छोटे मोटे जल संसाधन विभाग के एक जूनियर इंजीनियर थे कुछ साल पहले।
जैसे आरजेडी की सरकार आती है, प्रथम परिवार के दरबार में इनका आना जाना लगा रहता है, करीबी है तेजस्वी के, करीबी है लालू जी के। तो इस छोटे से जूनियर इंजीनियर को जल संसाधन विभाग के इनको भेज दिया जाता है नगर विकास वाले विभाग में, और उनको पटना सहित बहुत बड़े बड़े शहरों का चार्ज भी दिया जाता है। पर भूख वहां पे कहां मिटेगी? अब भाई चारा चोरी करने वाली पार्टी पेपर चोरी करने पर आमादा है, तो उसने अपने व्यक्ति को फिट कर दिया अलग अलग विभागों में और कह दिया कि करो। और इस व्यक्ति ने जो मुख्य भूमिका में है, आप अगर एफआईआर पढ़े, उसके लिए गेस्ट हाउस का कमरा कौन बुक करवाता है? तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम। आप देख रहे हैं कहां जुड़ रहा है। तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम मास्टरमाइंड का कमरा बुक करवाते हैं, वो उनके रिश्तेदार भी है। मास्टरमाइंड भी वही व्यक्ति है जिनको बहुत बड़ी बड़ी पोस्टिंग और चीजें मिली है आरजेडी की सरकार में। और इस व्यक्ति ने मिलकर जो और भी कुछ अक्यूज के नाम एफआईआर में आए हैं, उन लोगों को उसी गेस्ट हाउस में प्रीतम के माध्यम से रुकवाने का काम। और वहां पर फिर जिस प्रकार से एफआईआर की बातें जो हमारे उप मुख्यमंत्री बिहार में उन्होंने बताई है कि कैसे उनको यह पेपर का एक्सेस दिया गया, समझ में तो यह भी आता है कि उनमें से एक जो अभ्यर्थी था वो उन्हीं की बहन का बेटा था, और उसने भी ये सारी चीजें कबूल, ये सारे स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है, ये सारा डेटा सामने आ चुका है, बयान, कन्फेशन, टेस्टिमनी, सारी चीजें। और तब समझ में आता है कि जब आरजेडी के भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति से यह सारा मामला जुड़ता है, तब किसी तरीके से ध्यान भटकाने के लिए और किसी तरीके से मन में शक उत्पन्न करने के लिए दोनों भाई बहन इस प्रकार से झूठ फैलाने का और देश को दिग्भ्रमित करने का बेड़ा उठाते हैं। और इसीलिए मैं आज राहुल जी से पूछना चाहता हूं, प्रियंका वाड्रा जी ने आयुषी पटेल का वो ट्वीट अभी तक डिलीट भी नहीं किया, ना उसके लिए माफी मांगी। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि भोले भाले बच्चों को बौखलाकर बहकाकर बताया जा सके कि आरजेडी का इसमें कोई लिंक नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रियंका वाड्रा आकर माफी मांगेंगे? अगर ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी जी बताएंगे कि इंडी अलायंस के उनके खासम खास साथी, जिनके साथ वो पता नहीं कतला, रोहू, पता नहीं कौन सा फिश खाते हैं, उन्होंने तो स्टूडेंट्स के साथ क्या करवाया है? राहुल गांधी जी क्या कहेंगे इन विषयों पर? राहुल गांधी जी का कुछ दिन पहले आपको ट्वीट याद होगा, और उसी से उनकी प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। एक अखबार में एक स्टोरी छपी कि ईवीएम को ओटीपी और मोबाइल से अनलॉक किया जाता है। तो जो पिछले 20 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको पता है कि ईवीएम का ओटीपी और मोबाइल से कोई लेना देना नहीं, वो उस आर्टिकल को और भी एम्पलीफाई करते हैं, प्रसारित करते हैं, और पूरे देश में इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन की प्रक्रिया और ईवीएम के खिलाफ जो माहौल उत्पन्न करते हैं। और यही प्रवृत्ति आज भी की जा रही है। कुछ खामियां, कुछ गलतियां रहेंगी, निश्चित उस पर कार्रवाई होगी, कठोरतम कार्रवाई होगी। पर जब आपका मकसद सियासत करना होता है, तब ध्यान भटकाकर झूठ का प्रचार करना, यह राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का चरित्र बन चुका है। और इसीलिए इन स्पेसिफिक सवालों पर उनका जवाब क्या है, इसका हम इंतजार करेंगे। किसी के सवाल इसी विषय पर होंगे तो आप प्लीज बताइए। इस संदर्भ में जांच का निष्कर्ष आने से पहले अपने निष्कर्ष देने के पीछे राहुल गांधी जी का मंतव्य क्या है, ये स्पष्ट करना चाहिए। यह मन में संदेह उत्पन्न करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो संभावित अपराधी पकड़े जाने की संभावना हो, उनको डाइवर्ट करने के लिए राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अन्यथा जब विषय न्यायालय में विचाराधीन है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो यह कांग्रेस की पुरानी फितरत, जो आतंकवाद और अपराध से लेकर किसी भी विषय के ऊपर जांच का निष्कर्ष आने से पहले ही अपना निष्कर्ष ड्रॉ कर लेते हैं, यह उसी का प्रतीक है। और यह एक गहरा संदेह पैदा करता है। तो ये आप सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर से देख रहे थे, जिस तरह से नीट की परीक्षा को लेकर लगातार
विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन एक एक कर बीजेपी की तरफ से उनका जवाब दिया गया और बताया गया कि किस तरह से पटना में जो सबूत हाथ लगे हैं और राजस्थान से लेकर जो तार अब तक पेपर लीक के जुड़े हुए थे, उन सब का जवाब आखिर कैसे दिया जाएगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और चर्चा करेंगे त्राही त्राही जल को लेकर दिल्ली वालों की। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए तो अब मैं एक बार अपने सभी गेस्ट क्योंकि जुड़े हुए हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि क्योंकि वक्त अब कम बचा है तो कृपया करके पॉइंट पर रहें। और अकील जी, ये जरा चीखना चिल्लाना थोड़ा सा संयम में रहिएगा। हम पॉइंट्स पर बात करते हैं और पॉइंट्स पर ही हम जवाब देंगे। अपनी अपनी बारी में सब बोलेंगे, कोई किसी की बारी में नहीं बोलेगा। विजय जी से मैं शुरुआत करूंगी, वो जवाब देंगे, फिर मैं हरनाम जी और समीर जी के पास जाऊंगी। विजय जी। रीमा जी, देखिए, देश के संविधान के विरुद्ध बोलना देशद्रोह होता है। सबसे पहले मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि ये माफी मांगे। इन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं मानता। जो इंसान, जो व्यक्ति संविधान की ओथ लेके संविधान के द्वारा प्रधानमंत्री, फिर आप बीच में बोले अकील जी। नहीं, वो अपने आप अपनी बारी में जवाब देना, अपनी बारी में जवाब देना, क्योंकि ये बहुत बड़ा वो है। मैं अभी इनसे विनम्रता से बात कर रहा हूँ। ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है कि जो अपने देश के प्रधानमंत्री को, आप मोदी जी को गाली दीजिए, आप मोदी जी के बारे में भाषा बोलिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो आप देश भी माफ नहीं करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी आवाज नहीं जा रही अकील जी, सिर्फ विजय जी की आवाज जा रही है। विजय जी की आवाज जाएगी सिर्फ, विजय जी। जी देखिए इनको माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। इन्होंने संविधान पर बैठे एक इंसान और संविधान की अवहेलना ऐसे की है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं मानता हूं। तो आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानते हो, अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानते हो। देश के इतने नागरिकों ने उन्हें चुना है, बाकायदा एक सेकंड विजय जी। अकील जी, आपने ये कहा था या नहीं कहा था? आपने कहा था ना। आप रिकॉर्ड क्या बोला था फिर आपने? अरे आप बताइए, झूठ पार्टी के आपने बोला क्या था? स्पेसिफिक बताइए। आप बोलिए ना स्पेसिफिक, क्या बोलिए आप बताइए। आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री हमारे पैसों से, नहीं, इन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानता। जो इतनी कोशिश हो रही है हमारे दिल्ली के अंदर, देश के अंदर, उसका कोई स्टेटमेंट ही नहीं है उनके पास, ना उन्होंने कभी इसको सॉल्व किया। एक फोन करेंगे वो बस हरियाणा को कि जो ड्यू है दिल्ली का पानी है, जो 94 का एग्रीमेंट है उसके हिसाब से पानी देना शुरू कर दो। इसे कहते हैं इलॉजिकल डिबेट। हरियाणा इसे कहते हैं इलॉजिकल, बिना तथ्यों की जांच किए हुए जवाब देना। अकील खान जी, प्रधानमंत्री फोन करेंगे हरियाणा सरकार को और 1 मिनट, एक तो आप चीखना बंद कीजिए, एक तो आप चीखना बंद कीजिए, चीखना चिल्लाना बंद कीजिए, चीखना चिल्लाना बंद कीजिए। अकील जी, सभ्यता के साथ बात कर पाएंगे आप? देखिए, मैं आप सभ्यता के साथ बात कर पाएंगे? कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप आराम से सभ्यता से बात करेंगे तो शो में रहिए, वरना नहीं हो पाएगा। मेरे पास बाकी गेस्ट है बात करने के लिए, मैं उनसे बात करूंगी। सभ्यता से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे तो मैं आपको लूंगी अब की बार बात करने के लिए, वरना नहीं हो पाएगा। आराम से बात नहीं, आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आप पॉइंट पर बात नहीं कर रहे हैं और इस तरह से मैं डिबेट नहीं करती हूँ। अकील खान जी, आपको मैंने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से बुलाया शो में, तो सम्मान से बात कीजिए। अगर आप बेवजह के तर्क देंगे तो मत बात कीजिए। विजय जी पूरा कीजिए, हरनाम जी के पास आऊंगी फिर मैं। रीमा जी सुनिए आप। हाँ। अब ये व्यक्ति कहते हैं कि मोदी जी कश्मीर गए। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट के मुखिया हैं वो अपना केंद्र की कोई आधारशिला, कोई किसी तरह की योजना का शिलान्यास करने या कोई घोषणा करने जाते हैं तो कौन जाएगा वहां? केजरीवाल जाएंगे, इनके अखिलेश यादव जाएंगे। इनको इतना एक सामान्य, ये मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि देश विरोध पे उतर आए।
तो जो काम राज्य सरकार का उसको तो मोदी से कराएंगे, और जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो केजरीवाल से कराएंगे, जो भ्रष्टाचार में जेल में एक मिनट में पूछता हूं, आप मुझे बताइए कितना क्यूबिक मीटर दिल्ली को मिलना चाहिए था 1994-93 का समझौते के अनुसार, और अभी कितना मिल रहा है? एक मिनट रुकिए, मिल रहा है। आप मेरी बात पूरी सुनिए। मिल रहा है, ये पूरा आसमान में लिखा हुआ है सर, आसमान में लिखा हुआ है। अरे सुन लीजिए, हर एक चैनल के ऊपर डिस्कशन हो चुका है। दिल्ली को 20% फालतू मिल रहा है, आपको भी पता है अच्छी तरह से। केजरीवाल नहीं मिल रहा है, नहीं दे रहे हैं। और जो हिमाचल ने एक्स्ट्रा पानी दिया था वो भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हिमाचल ने एग्री कर लिया, अभी भी एग्रीमेंट है कि भाई ठीक है, ओके। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो है ना, थाली बजा रहे हैं। अकील खान जी आपको कुछ दिक्कत है? अकील खान जी आपको कुछ, एक मिनट विजय जी एक मिनट। दिल्ली की जनता ने उनको अकील खान, मेरे ख्याल से ये अंतिम बार है जब फिर मैं आपको अपने शो में बुला रही हूँ। अगर आपको नहीं सुनना है, देखिए मैडम, आपको नहीं बात करनी है ढंग से, आपको किसी की नहीं सुननी है, तो आपके लिए 1 घंटे का शो मैं नहीं चला रही हूँ। मेरे 2 गेस्ट यहाँ पर बैठे हुए जिनके पास मैं अभी तक नहीं गई हूँ, आप चिल्लाए जा रहे हैं, ये क्या तरीका होता है? मैडम इस तरह से नहीं होता है शो। रुकिए अब 1 मिनट, अब आप नहीं बोलेंगे। हरनाम जी बोल रहे हैं। हरनाम जी देखिए ऐसा है, देखिए इससे दिल्ली के पूरे नागरिक और देश की जनता देख रही है कि 10 साल से इनके तो 7 सांसद हैं, और 10 साल से इनकी केजरीवाल की सरकार है, पूर्ण बहुमत की, एक बार 68 विधायक थे, एक बार 62 विधायक थे। हरनाम जी आप ही का मैडम सुन सहयोगी लीजिए, है। अभी हमारे देखिए, अगर दिल्ली की जनता पर कुछ त्रस्त होगा, दिल्ली की जनता पानी से तरसेगी, हमारे कोई सहयोगी नहीं है। दिल्ली का चुनाव एक साथ लड़ा है अभी आपने 7 सीटों पर। मैडम हमारा गठबंधन 7 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ा है आप लोगों ने अभी। मैडम अब सुन लीजिए, मैं तर्क से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं। एक साथ आप लोगों ने चुनाव लड़ा है। शीला दीक्षित जी की सरकार ने 2013 तक इसी दिल्ली जल बोर्ड को 600 करोड़ रुपए के फायदे में पहुंचाया, और आज जब ये आम आदमी पार्टी की सरकार है तो 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में जल बोर्ड है। क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत अरे भाई साहब सुन लीजिए, अभी बहुत देर से बोल रहे हैं आप, चुप करिए। रीजन बताइए। बहुत देर से बोल रहे, चुप करिए। रीजन बताइए, आप झूठ मत बोलिए। रीजन बताइए, बोले जा रहे हैं। कारण बताइए। भ्रष्टाचारी गलत बता रहे हैं आप। शीला दीक्षित ने क्या क्या भ्रष्टाचार किया सब देश जानता है। शीला दीक्षित ने क्या क्या काम किया? अगर वो आपने वादा किया था ना कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, आपने 10 बार वादे किए हैं, आपने दिल्ली को बर्बाद किया, आपने कोई उसको मेजर नहीं लिया है। क्या बात कर रहे हैं आप? बिन दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन चुप्पी करके घूम रहे हैं। आप बताइए, चेयरमैन खराब है, उसका रीजन बताइए आप उसका कारण बताइए। अकील खान को मेरे ख्याल से, अकील खान जी जनता के लिए काम करना अंतिम था, वार्निंग है ये। दिल्ली की जनता के लिए पूरे सालाना तो मैं काम आपको करना अलविदा था। कहूंगी। मैडम सुनिए, दिल्ली की जनता के लिए जब इन्हें पूरे सालाना हरनाम काम जी करना एक चाहिए। मिनट सुनिए। हरनाम जी, दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। शीला दीक्षित जी जी, का जो पूछिए। दर्द था, शीला दीक्षित जी जो बार बार बात करती थी, वो बातें दिल्ली की जनता याद दिला रही है। क्या राहुल गांधी ने पैक्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल को वो सब याद दिलाया था कि कहां गया वो पानी, कहां गए वो आरोप, कहां गया वो सब वादे? क्या ये बात अरविंद केजरीवाल से की थी राहुल गांधी ने या नहीं की थी? पैक्ट करते हुए, या तब सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही थी और अब क्योंकि दिल्ली के चुनाव दिखाई दे रहे हैं तो अब सब कुछ बोलना है? ये क्यों बात तब नहीं की गई थी? चुनाव और केंद्र के चुनाव अलग अलग है। केंद्र सरकार के चुनाव में हमारा इनसे अरे सर, दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है ना कि 7 सीटों पर तो एक साथ दिखाई दिए, अगर पानी नहीं मिलेगा अब अलग तो हम दिखाई एक विपक्ष देंगे। की भूमिका नहीं निभाएंगे। क्या हम एक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे? क्या हम एक नागरिक के नाते दिल्ली की जनता इनसे पानी की गुहार नहीं करेगी? आज जब दिल्ली में वाटर रिजर्वायर ने क्या दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछेगी हरनाम जी या नहीं कि ये कौन सा चेहरा है दिल्ली की कांग्रेस जनता का? को सवाल पूछने चाहिए कि 7 सीटों पर दिल्ली में साथ में थे सरकार है। और अब अलग हो गए अचानक से, ये तो पूछेगी दिल्ली ना। की जनता उनसे सवाल पूछ रही है जो सत्ता में है। आपसे नहीं पूछेगी? जिनकी सरकार 62 विधायक है। हम तो विपक्ष में है, हमारे ना विधायक है ना हमारे सांसद है। दिल्ली की जनता की प्रति जवाबदेही दिल्ली की सरकार की और केंद्र की सरकार की है। इसके लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है कि दिल्ली में पानी नहीं आ रहा। हरनाम जी, ये बात राहुल गांधी से क्यों नहीं कही गई थी जब 7 सीटों पर एक साथ आप लोग जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल वही है जो धोखा देते थे, अरविंद केजरीवाल वही है जो हमारी शीला जी को बोलते थे, अरविंद केजरीवाल वही है जो कहते थे शीला दीक्षित सबसे बड़ी भ्रष्ट है? ये सब बातें क्यों नहीं की थी अरविंद केजरीवाल से? अरे आप मैडम, आप सरीमा जी सुनिए,
हमने अगर चुनाव लड़ा, हमने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा, दिल्ली में हमारा इनके साथ समझौता था, पंजाब में नहीं था। ये केंद्र के चुनाव और राज्य के चुनाव अलग अलग चुनाव है। चुनाव अब चला गया, जनता तो वही है ना, जनता तो वही है, या जनता भी बदल चुकी है हरनाम जी, जनता तो वही है ना। तो आपके लिए चुनाव अलग है केंद्र के और राज्य के, लेकिन जनता तो वही है जो जूझ रही है। कि हमने इनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा भी, फिर भी अगर दिल्ली की जनता की अगर लड़ाई लड़नी है तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी खड़ी है और वो बता रही है, वो मटका फोड़ प्रदर्शन भी कर रही है। वो दोनों सरकारों से कह रही है कि अगर जो केंद्र सरकार है उसको इसमें बैठकर एक समझौता करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की मुझे सिंपल ये बताइए, क्या अब अरविंद केजरीवाल बुरे हो गए आपके लिए? क्या वो दुश्मन हो गए? अगर नहीं देंगे तो बुरे होंगे, बिजली नहीं देंगे तो बुरे होंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो 100% बुरे होंगे। तो बुरे हैं वो? अरे जो राजनीति, मतलब 1 महीने पहले तक अच्छे थे, बुरे हो गए अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर आज दिल्ली की जनता प्यास से तरस रही है, दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा, तो कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी ना, इनसे पानी की गुहार करेगी। फिर जनता को बेवकूफ बनाना शुरू हो गया। किस बात पर जनता फिर जनता को गुमराह करना शुरू हो गया। जनता को बेवकूफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, जिनके 7 सांसद है, जिनके 62 एमएलए। कहीं तो सोचिए कि जनता के बीच कैसे जाएगी कांग्रेस पार्टी दिल्ली में। अभी 7 सीटों पर 7 में केजरीवाल के साथ थे और अब वो दुश्मन हो गए आपके लिए। कांग्रेस अपने प्रीवियस इतिहास पर जाएगी कि दिल्ली की जनता के लिए कांग्रेस ने सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था, गंगा से पानी लेकर आए थे, जिससे साउथ दिल्ली और पूर्वी दिल्ली को पानी मिल रहा है। इस मुद्दों पर जाएंगे कि हमने मुनक नहर पक्की की थी, हैदरपुर में हम पानी लेके आए थे, वजीराबाद में हम पानी लेके आए थे। मुझे समीर जी का रुख करना है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और समीर जी के पास चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चलिए सीधे समीर जी का रुख करते हैं। समीर जी, सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल दुश्मन है कांग्रेस पार्टी के लिए, भले ही मुस्कुरा रहे हैं चैनल पर बैठकर, लेकिन दिल्ली की जनता तो तड़प रही है ना। देखिए रीमा जी, दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा और पानी के लिए दिल्ली की जनता त्राही कर रही है। इस समय दिल्ली की पूरी कैबिनेट को, मुख्यमंत्री जो जेल में बंद है, उन्हें शर्म से पानी होना चाहिए था कि वो दिल्ली की जनता को भरोसा देने के बाद भी पानी दे पाए। लेकिन देखिए केजरीवाल कितने आराम से, तिहाड़ जेल में जो बंद कैदी और विचाराधीन कैदी होते हैं उन्हें दिन का 1 बाल्टी पानी मिलता है। केजरीवाल ने वहां पर 4 बाल्टी अलॉट करा ली अपने लिए नहाने के लिए। अच्छा। केजरीवाल कहते हैं कि मैं शॉवर से नहाता हूँ घर पर, तो मुझे कम से कम 5 बाल्टी पानी नहाना दिया जाए। तो आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में 5 बाल्टी पानी से नहाते हैं और दिल्ली की जनता को 1 लोटा पानी भी पीने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकती। दिल्ली के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, या मुझे लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को तत्काल दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में आराम कर रहे हैं और आतिशी बेशर्मी से कहती है कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो मैं प्रधानमंत्री घर के सामने धरना दूंगी। जल मंत्री कौन है? जल बोर्ड किसके अंडर में आता है? यही केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली को मैं झीलों की नगरी बना दूंगा। यही केजरीवाल कहते थे कि हर घर में ऐसा पानी भेजूंगा कि लोग मिनरल वाटर भूल जाएंगे, इतना स्वच्छ पानी आएगा। आज दिल्ली की क्या हालत है? मुझे लगता है केजरीवाल और केजरीवाल की पूरी सरकार जिम्मेदार है और तत्काल केजरीवाल का इस्तीफा केंद्र सरकार ने लेना चाहिए तो दिल्ली की पूरी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। ठीक है। जो 10 साल से सत्ता में रहने के बाद भी दिल्ली की जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। ये आपने एक बड़ा खुलासा किया है समीर जी की 5 बाल्टी नहाने के लिए उन्होंने अलॉट करवाई है अरविंद केजरीवाल ने, और दिल्ली की जनता को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, वो 5 बाल्टी से नहा रहे हैं। मतलब अकील खान, इस पर भी शर्म नहीं आएगी क्या? मैडम इस पर भी शर्म नहीं आएगी? इस पर तो आएगी शर्म या नहीं आएगी? इस पर भी टर्मिनेट कर दें।
एलजी साहब के पास पावर है ना, पूरा तो किंग है। मतलब आप लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं है, दिल्ली के किंग है ना। अगर जिम्मेवारी है तो या तो विजय शर्मा जी की है या हरनाम सिंह जी की है, समीर जी की है, लेकिन आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए अब क्विक रिएक्शन, फाइनल कमेंट जल्दी से विजय जी, उसके बाद अकील खान और हरनाम जी, जल्दी से। जी देखिए, केजरीवाल जी का यही है, पराली था पंजाब से, पंजाब में सरकार आ गई, यूपी के ऊपर ना, इन्होंने एक भी ट्रीटमेंट प्लान नहीं लगाया। अगर पानी छोड़ भी दिया जाए तो इनके पास इतने संसाधन नहीं है कि उसको संशोधित कर सके, पीने लायक पानी बना सके। तो ये झूठ बोलती हैं जो इनकी जल मंत्री है, वो डाइवर्ट करना चाहती हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हरियाणा ने कितना पानी कम छोड़ा, बताइए कितना कम। हरियाणा जो है 20% आपको ज्यादा पानी दे रहा है। आपने कितने जलाशय बनाए, उसमें कितना आपने, पानी को कोई रोक ही नहीं सकता, हरियाणा कहां रोकेगा। तो ये झूठी बातें हैं, इनको काम करना आता नहीं है, बेशर्मी के साथ जेल में पड़े हैं वो। हरनाम जी, क्या कांग्रेस अपनी जवाबदेही लेगी अब कि आगे से भविष्य में कभी अरविंद केजरीवाल के साथ कोई पैक्ट नहीं होगा? आप अपने गुनाहों का एक तरीके से पश्चाताप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। अगर हमने सभी एक दलों ने मिलकर अगर एक राजनीतिक पार्टी जो कि उस वक्त की तानाशाह थी और देश में केंद्र में बहुत सारे ऐसे फैसले ले रही थी, उनके खिलाफ अगर लामबंद हुए, उसमें इकट्ठे हुए, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन दिल्ली के मुद्दों से कांग्रेस पार्टी ने ना कभी समझौता किया, ना कभी करेगी। जहां तक पानी की बात है, पानी की बात के लिए मैं एक कॉन्क्रीट सुझाव आम आदमी पार्टी की सरकार के नुमाइंदे को देना चाहता हूं कि पूरे साल आप ना हरियाणा को चिट्ठी लिखते हैं, ना उत्तर प्रदेश को चिट्ठी लिखते हैं, ना उनसे कोई वार्तालाप करते हैं, ना केंद्र सरकार से आप चर्चा करते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन है, केंद्र सरकार का जल शासन मंत्रालय की दिल्ली में भी 4 महीने पीक पर गर्मी रहेगी, दिल्ली की जनता को हम कैसे पानी देंगे? 10 साल से आपको इतना प्रचंड बहुमत है। इसके अलावा 1500 से ज्यादा अकील जी, ओके, वक्त नहीं, अकील जी जल्दी अकील जी, वैसे तो आपने पूरे शो में बहुत ज्यादा समय लिया है, लेकिन जल्दी एक कमेंट दीजिए। देखिए रीमा, सबसे इंपॉर्टेंट है दिल्ली को कौन रूल कर रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ जो बीजेपी ने इंटेक्ट किया है। एलजी साहब जो है ना, एलजी साहब का वो अभी देखिए 10 साल से रूल कर रही है। सुन लीजिए, एलजी साहब इज द इंचार्ज, वो उनका रोल कहीं नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रही है। 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो क्या कर रहे हैं मैडम, जरा बता दीजिए। 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक फोन सिर्फ हरियाणा सीएम को जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन दिल्ली के लोगों को जो है प्रॉब्लम हो रही है, और सिर्फ मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे देश के अगर प्राइम मिनिस्टर है तो भाई साहब हमारे देश के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है उसको तो आप सॉल्व कर दीजिए। आप देश के 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर दीजिए। सिर्फ धरने पर बैठने के लिए चुना गया है क्या दिल्ली के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को कि बात पर धरने पर बैठो? देखिए, एयर कंडीशन में नहीं बैठ रहे हैं, एयर कंडीशन में बैठ करके सचदेवा साहब की तरह ये नहीं बोल रहे कि हमने जो आपको लेटर लिखना चाहिए था एक क्लर्कों की तरह। अरे आसमान पे लिखा हुआ प्रॉब्लम क्या हो रही है? ठीक है समीर जी, फाइनल कमेंट। ये कहने की बात है। ओके रीमा जी, इसमें दिल्ली के सांसद क्या करेंगे? ये राज्य का विषय है। जल मंत्रालय के मंत्री आतिशी है, यहाँ पर जल बोर्ड है जो दिल्ली सरकार के अंदर में आता है, टैंकर इनके अंडर में चल रहे हैं। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को पैसा देती है, इसमें सांसद क्या करेंगे? दिल्ली सरकार को करना है ना। अगर दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही है तो दिल्ली सरकार इस्तीफा दे दे, प्रधानमंत्री मोदी देख लेंगे क्या करना है। मैंने तो शुरुआती इसी बात से की थी कि क्या दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए? हर बात पर तो धरने पर बैठना होता है। तत्काल बर्खास्त दिल्ली की जनता ने कौन सा कसूर कर दिया आपको वोट देकर? मुझे नहीं समझ में आ रहा बर्खास्त करो दिल्ली की सरकार को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए जब सवाल इस बात का खड़ा होता है कि आखिर दिल्ली की जनता का कसूर क्या है, तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि कसूर एक बार किया जाता है, लेकिन बार बार क्यों किया गया? क्योंकि अनशन धरना हर बात का सोल्यूशन अगर दिल्ली सरकार के पास सिर्फ यही है कि हम अनशन करेंगे, हम धरने पर बैठेंगे, तो आखिर दिल्ली की जनता अपनी आस लेकर, अपनी बात लेकर कहां पर जाए? चलिए, पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
5 की पंचायत के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची